हेलो साथियों, कैसे हैं आप सब। देखिए, आज मैं एक नए टॉपिक पर बात करने वाला हूँ। ऊतक, जिसे हम ऊतक कहते हैं। ऊतक या टिश्यू टिश्यू भी कहते हैं इनके लिए। तो एक अच्छे टॉपिक पर बात करने वाले हैं। ये आरआरबी ग्रुप डी में डायरेक्ट इससे क्वेश्चन पूछे गए थे पिछली बार, और मैं आपको बताऊंगा कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आए थे। तो मैं कई बार आपको सजेस्ट कर चुका हूँ कि आपके लिए 9th की बुक उठानी है, और उसमें जो ऊतक नाम का टॉपिक है, क्लास मतलब 9th का, उसमें 6 पार्ट है उसमें। तो आप उसे देखें गौर से, और उसमें आप देखेंगे कि ऊतक नाम का एक पार्ट है, और उसी में से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएंगे। देखिए, आरआरबी ग्रुप डी को ज़्यादा भारी उसमें खुद लिख कर आया है सिलेबस में कि केवल 10th स्टैंडर्ड का। अगर मैं आपको पढ़ाना चाहूँ हाई लेवल का, मैं पढ़ा दूंगा पढ़ाने के लिए, तो लेकिन भाई जो पूछा जाए वो पढ़ाएं तो और भी अच्छी बात है। तो जितना आता उतना ही पढ़ाना हमें अच्छा लगेगा। पढ़ाने के लिए तो और हाई लेवल का पढ़ा सकते हैं, लेकिन उतना ही पढ़ेंगे हम जितना एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो ऊतक के बारे में हम जानेंगे बेसिक सी इन्फॉर्मेशन क्या 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 है। देखें, ऊतक कहते किसके लिए है। मैंने इससे पहले एक टॉपिक पे वीडियो डाली थी, इसका नाम था कोशिका। एक कोशिका नाम का मैंने अभी एक वीडियो डाली थी, कोशिका। उसको आप देखें, और उसे देखने के बाद आप इस क्लास को देखें तो बेटर रहेगा। कोशिका बहुत मतलब इम्पोर्टेंट टॉपिक था। सेल, जिसे मैंने बताया था कि कोशिका क्या है। किसी भी, जैसे मान लो हम छोटे 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 कणों से मिलकर बने हैं। छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती कोई भी वस्तु, जैसे मतलब घर, मान लीजिए घर कैसे बना होता है, छोटे छोटे ईंटों से मिलकर बनता है घर। ऐसे ही छोटे छोटे अगर कोशिकाओं को हम मिला दें तो हम पाएंगे कि हमारा पूरा शरीर बन जाता है छोटी छोटी कोशिकाओं से ही। लेकिन उससे छोटा जो अगर हम बात करें, जैसा मैं तुम्हें लिख कर दिखाऊँ, आपको बताऊंगा मैं कैसे कैसे मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। तो देखिए, जैसे मैंने मान लिया कोशिका, पहले मैंने लिखा कोशिका। मैं कोशिका की तुलना करना चाह रहा हूँ ईंट से। किससे? ईंट से। बच्चा देखिए, ईंट जो है, जैसे घर में ईंट लगी होती हैं, कोशिका सिर्फ उतना ही पार्ट है हमारी बॉडी में जैसे ईंट। तो ईंट से तो खाली पूरा घर नहीं बनने का, एक ईंट से बहुत सारी ईंटों से बनेगा ना। अगर हम बात करें ऊतक की बात करें तो ईंटों से पहले कमरा बनता है, बनता कमरा। तो पहले कमरा बनेगा, ईंट बहुत सारी ईंटें लगाएंगे तो हमें एक कमरा मिलेगा। और हम बात करें अंग की, तो अंग मिलता है भाई साहब जो इन कमरों को मिला देते हैं। जब भी तो हमें, जब एक घर की तुलना करो तो किससे करेंगे हम? अंग से, जब हमें अंग मिलेगा। ठीक है, तो कोशिकाओं को अगर हम जोड़ेंगे, बहुत सारी कोशिका मिलकर ऊतक बनाती है, और ऊतक मिलकर अंग बनाते हैं, और अंग मिलकर अंग तंत्र बनाते हैं, और अंग तंत्र मिलकर क्या बनता है? एक जीव बनता है। ठीक है, तो जो बच्चे मतलब इस तरह समझ सकते हैं, तो जैसे अंग हो गया। अब मैं देखो कैसे बताना चाह रहा हूँ। बहुत सारी कोशिकाएं मिलेंगी, लगा लो कोशिका मिली, एक कोशिका, और कोशिका मिलके क्या बनाएंगी? ऊतक का निर्माण करेंगी। किसका निर्माण करेंगी? ऊतक का निर्माण करेंगी। और जब ऊतक मिल जाएंगे, दो टिश्यू मिलेंगे, जब ऊतक मिल जाएंगे तो बच्चा अंग बनता है। अंग, सही है। अब देखिए, इतना आप नोट कर लें अपनी नोटबुक में। और जब हम अंगों को मिलाएंगे तो अंगों को मिलाने के बाद हमें मिलता है बच्चा अंगतंत्र। अंगतंत्र, जैसे क्या कहते हैं, श्वसन तंत्र अलग होता है, क्योंकि उसके अंदर सिर्फ श्वसन करने की क्षमता होती है। उसमें एक अपना विशेष कार्य करने की क्षमता है, वो सारा कार्य नहीं कर सकता, केवल वो श्वसन ही कर पाएगा, तो इसलिए उसे श्वसन तंत्र बनेगा। ऐसे ही उत्सर्जन तंत्र, वो सिर्फ उत्सर्जन कर सकता है। तो ये सारे तंत्र मिलने के बाद क्या बनाते हैं? एक शरीर का निर्माण करते हैं। ये बात आपको मैं समझ रहा हूँ, समझ में आई होगी। तो हम अपने विशेष टॉपिक पर बात करते हैं, ऊतक की। तो ऊतक कहते किसके लिए हैं? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये ऊतक, और ऊतक के बारे में हम जानेंगे। देखिए, जैसे हम कोशिकाएं हैं, अगर ये कोशिकाएं हैं, ये कोशिका तो कहने के लिए एक अपना जीव भी है, एक कोशिकीय जीव भी होते हैं। तो कोशिका, जब कोई भी कोशिकाओं का समूह, बहुत सारी कोशिकाओं का समूह, कोई कोशिका है, और कोशिकाओं का समूह एक विशेष प्रकार का कार्य करना स्टार्ट कर दें, एक विशेष प्रकार का कार्य करने में सक्षम हो जाएं। ये जब कोई कोशिका है और वो सिर्फ एक ही प्रकार का कार्य कर पाए, तो वो भाई वो कहलाता है ऊतक। ठीक है, क्योंकि हर एक ऊतक जो है बस एक ही प्रकार कार्य कर सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर विशेष गुण है कि वो सिर्फ एक ही तरह कार्य कर सकते हैं, सारे कार्य वो नहीं कर सकते। तो इसलिए उनका नाम ऊतक पड़ गया। क्योंकि उनके अंदर एक अलग प्रकार की एक्टिविटी बन चुकी है, जो वो कोशिका न रही है, वो क्या बन चुकी है? ऊतक बन चुकी है, क्योंकि उनके अंदर एक ही तरह का कार्य करने की क्षमता है, वो एक ही तरह कार्य करेंगी। तो आप समझ गए होंगे कि ऊतक कहते किसे? बे कोशिकाएं या बे कोशिकाओं का समूह। अगर आपको इतनी बात समझ में आएगी, एक विशेष प्रकार का
कि क्रिया करने लगे, जब एक विशेष प्रकार की क्रिया करने लगेंगी, क्रिया करें तो वो ऊतक कहलाती हैं, वे ऊतक कहलाने लगते हैं, ऊतक कहलाते हैं। तो बच्चा ऊतक मैं मानता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, और आप जब एनसीईआरटी पढ़ेंगे 9th की तो उसमें और अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। ठीक है, तो आगे देखेंगे ऊतक के बाद। ऊतक की अगर डेफिनेशन लिखे तो ऊतक कैसे लिखेंगे हम? ऊतक लिखेंगे कोशिकाओं का समूह होता है, कोशिकाओं का समूह होता है, कोशिकाओं का समूह होते हैं। ठीक है, जो कोशिका बहुत सारी जोड़ने के बाद एक समूह का निर्माण कर लेती हैं और जिनमें एक अपनी अलग प्रकार की एक्टिविटी आ जाती है, तो वो क्या कहलाते हैं? कोशिकाएं ऊतक कहलाती हैं। ठीक है, तो हम पहले पढ़ेंगे पादप ऊतकों के बारे में। ये ऊतक 2 प्रकार के होंगे, मतलब पादप में अलग प्रकार के पाए जाएंगे और जंतुओं में अलग प्रकार के पाए जाएंगे। तो ऊतक अगर हम पूरे वर्ल्ड में देखें तो ऊतक 2 प्रकार के हो गए, कि एक तो पादप ऊतक होंगे, ऊतक मान लो 2 प्रकार के। ठीक है, मैं तो समझा रहा हूँ, होते तो बहुत टाइप के हैं। एक तो होता है पादप ऊतक, मैंने मान लिया पादप ऊतक अलग है। ठीक है, और जंतु ऊतक हम 2 भागों में करके पढ़ेंगे, इसके लिए जंतु ऊतक अलग पढ़ेंगे। ठीक है, तो पादप ऊतक प्लांट टिश्यू होंगे ये वाले, और इसे एनिमल टिश्यू कहेंगे, एनिमल टिश्यू। तो ये कोई मतलब पादप ऊतक के बारे में पहले हम जानकारी प्राप्त करेंगे, पादप ऊतक किसे कहते हैं। ढोल बज रहा है। हम पादप ऊतक के बारे में जानेंगे। तो पौधों में भाई ऊतक जो पाए जाते हैं, मतलब पादप ऊतक जो होते हैं, मान लो पादप ऊतक 2 प्रकार से बटे होते हैं। पादप ऊतक जो होंगे 2 प्रकार से बटे होते हैं। पादप ऊतक भी पौधों के अंदर हम देखें तो नंबर 1 तो होते हैं वो वृद्धि ऊतक, वृद्धि वाले, और एक होते हैं भाई क्या कहते हैं? स्थायी ऊतक, स्थायी ऊतक। ठीक है, तो वृद्धि ऊतक और स्थायी ऊतक 2 प्रकार के ऊतक पादप ऊतक में पाए जाते हैं। और पादप मतलब प्लांट ऊतक में देखा तब वृद्धि ऊतक जो चीज़ें भी जहाँ पर भी देखें आप, पौधा के अंदर जो भी भाग वृद्धि कर रहा है तो आप देखेंगे वो विभाजित हो रहा है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा विभाजित हो रहा है, चाहे वो पत्तियाँ ही क्यों ना हो, चाहे वो कली क्यों ना हो, चाहे वो जड़ें क्यों ना हो। तो वृद्धि ऊतक के लिए विभाज्य ऊतक भी कहते हैं। ठीक है, विभाज्य ऊतक। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे विभाज्य ऊतक कौन सा ऊतक है, तो वृद्धि ऊतक भी विभाज्य ऊतक का दूसरा नाम है। क्योंकि जो भी भाग पौधों का, जौन से भाग आप देख पाएंगे, जो भी भाग अगर पौधों का विभाजित हो रहा है, मतलब जड़ भी देखेंगे आप पूरा। मैं भी चित्र बनाकर आपको समझाना चाहूँगा डायग्राम के थ्रू। कि देखिए पेड़ है इस तरह का, सही है, इस तरह का पेड़ है, प्लांट है, और इस प्लांट की जड़ें हैं नीचे, तो जड़ें विभाजित होती हैं, जड़ें भी नीचे की ओर फैलती हैं, और हम देखते हैं ऊपर की ओर भी फैलती हैं। ठीक है, मतलब पत्तियाँ, बहुत सारी पत्तियाँ छोटी छोटी कलियों के रूप में निकलेंगी, तो वो दोनों ओर मतलब जहाँ भी मतलब विभाजित हो रहा है, आप क्या कहते हैं, और पेड़ों में देखेंगे छोटे छोटे नस्से से होते हैं, आप देखेंगे क्या कहते हैं उसमें, बरगद उरगद के पेड़ों में। तो ये जो पाई जाती है इस तरह की बेई विभाजित हो रही है, तो ये ऊतक वृद्धि ऊतक जो पाया जाएगा, कहाँ पाया जाएगा? जो भी पेड़ों का भाग विभाजित हो रहा है वहाँ पर क्या पाया जाएगा? विभाज्य ऊतक। और वृद्धि मतलब सरल स्थायी ऊतक कब बन जाएगा? जब एक वक्त आएगा इनका कि जब ये ऊतक और अधिक ना बढ़े, जब ये ऊतक वृद्धि करनी बंद कर दें, जब जो वृद्धि ऊतक जब अपनी वृद्धि करनी बंद कर देते हैं, जब वृद्धि ऊतक अपनी वृद्धि करनी बंद कर देंगे, तब जो प्राप्त ऊतक होगा वो स्थायी ऊतक बन जाते हैं। यानी जब विभाज्य ऊतक मर जाते हैं एक प्रकार से, जब वो उनकी कोशिकाएं मर जाती हैं, तो उनसे प्राप्त होने वाले जो टिश्यू होंगे वो कैसे होंगे? वो स्थायी ऊतक में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, आप समझ रहे होंगे, आपको समझ में आ गया होगा। देखिए बच्चा, मैं जो पढ़ा हुआ हूँ मैं अपनी बताऊँ तो मैं बायोलॉजी से पढ़ा हुआ हूँ नहीं। ठीक है, क्योंकि बायोलॉजी मेरी ठीक ठाक नहीं, फिर भी देखिए मैं मतलब इस चीज़ को पढ़ा पा रहा हूँ। अगर जो भी मतलब जिनको बायोलॉजी है वो तो मतलब उन्हें तो अच्छी तरह समझ में आना चाहिए ना, और जो भी कमी रह रही हो भाई कमेंट बॉक्स में लिखें कि तुम ठीक ना पढ़ा पा रहे हो, या कोई भी कमी रह रही हो, मतलब कि तुम्हें इस चीज़ के बारे में जानकारी ना है, आप ठीक नहीं पढ़ा पा रहे हैं, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। मैं उस कमेंट बॉक्स में ज़रूर ध्यान दूँगा कि मैं कहाँ पर कमी कर रहे हैं। ठीक है, तो स्थायी मैं बोला था अभी विभाज्य ऊतक के बारे में। विभाज्य ऊतक जो था वो ऊतक होंगे जो विभाजित होंगे और वृद्धि कर रहे होंगे। तो जैसे ये कहाँ कहाँ पाए जाएंगे, बात करें पेड़ों के भाग में, तो ये पत्तियों में पाए जाते हैं, पत्तियों में, फूलों में ये पाए जाते हैं। ठीक है, और जड़ों में ये पाए जाते हैं, तनों में ये पाए जाते हैं। लेकिन तना एक वक्त आने के बाद इसकी जो परतें देखेंगे आप, तो वो मतलब वो परतों के रूप में उतरने लगता है। आप देख पाएंगे उनमें जो है छाल के रूप में उतरने लगेगा।
तो वो जो होंगे वो मृत ऊतक बन जाते हैं। क्या कहते हैं, जब ये वृद्धि करनी अपनी बंद कर देते हैं, जब विभाज्य ऊतक अपनी वृद्धि करनी बंद कर देगा तो वो क्या होएगा, मृत ऊतक कहलाएगा। और मृत ऊतक वो स्थायी रूप में आ जाएगा, उसका वो स्थायी हो जाएगा, रुक जाएगा, फिर एक जगह पर उसकी वृद्धि रुक जाएगी, तब वो कहलाते हैं मतलब स्थायी ऊतक। ठीक है, ये जो है विभाज्य ऊतक के हम प्रकार पढ़ेंगे, कौन कौन से प्रकार के विभाज्य ऊतक होते हैं। ठीक है, अब देखो विभाज्य ऊतक कहाँ पाए जाएंगे। अब मैं देखो पौधों में, ये देखेंगे पौधों में क्या होता है। पौधों में जो वृद्धि होती है वो कुछ ही भाग में होती है, वृद्धि कुछ निश्चित भाग में होती है, कुछ निश्चित भाग में वृद्धि होती है पौधों के। अब देख कहाँ का वृद्धि होती है, एक तो मतलब आप देखेंगे कि मतलब पेड़ की चोटी सबसे ज़्यादा तेज़ वृद्धि करती है और पेड़ों की जड़ें तेज़ तरीके से वृद्धि करती है। तो ये सबसे ऊपर, इसे कहते हैं प्रोरोह। ये मान लो प्रोरोह एक प्रकार का मतलब सबसे ऊपर वाला, और एक मूल यहाँ पे जरूर पाए जाएंगे ये ऊतक। ठीक है, तो अब मैं दिखाऊंगा कि कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, कौन सी जगह इनकी वृद्धि करते हैं ये ऊतक। अब हम देखो विभाज्योतक की डेफिनेशन लिखा तो कैसे लिख पाएंगे। विभाज्योतक की डेफिनेशन लिखें तो क्या लिख पाएंगे। देखो बे ऊतक जो पादपों के वृद्धि भागों में पाए जाते हैं, वृद्धि भागों में पाए जाते हैं, विभाज्योतक कहलाते हैं, विभाज्योतक कहलाते हैं, विभाज्योतक कहलाते हैं। मतलब जो भी जहाँ पर भी वृद्धि हो रही है वहाँ पाए जाते हैं ये ऊतक। ठीक है, जो विभाज्योतक कहलाएंगे। सही है, अब देखो कहाँ का पाए जाएंगे ये पाए जाते हैं भाई शीर्षास्त्र पाए जाएंगे। शीर्षास्त्र माने ये मान लो पेड़ के वो शीर्ष पाए जाएंगे। ठीक है, तो आगे देखेंगे शीर्षास्त्र जो है इसमें पाए जाने वाले ऊतक कौन से विभाज्य ऊतक है। अगर विभाज्य ऊतक आपसे पूछा जाए तो कहाँ पाया था, शीर्षास्त्र में, फिर रोहों में होता है। ठीक है, जहाँ जहाँ पर मतलब कोई चीज़ वृद्धि करेगी, जहाँ भी जो पत्तियाँ वृद्धि करती है, आपसे पूछा जाए पौधों की पत्तियाँ में जो वृद्धि करने वाले जो ऊतक हैं वो कौन से ऊतक हैं, विभाज्य ऊतक। ठीक है, विभाज्य ऊतक आप समझ गए होंगे। ठीक है, कहाँ का पाया जाता है। आगे अब हम पढ़ेंगे, देखो अगर हमसे पूछे सबसे ज़्यादा क्रियाशील अगर कोई ऊतक है तो वो कौन सा है, यही ऊतक सबसे ज़्यादा क्रियाशील होता है क्योंकि इसके अंदर भाई केंद्रक होता है। ठीक है, और जिस चीज़ के अंदर केंद्रक होता है, जिस कोशिका में केंद्रक पाया जाता है तो उसके अंदर विभाजित होने का गुण होता ही है। सही है, जो भी जिस भी कोशिका के अंदर केंद्रक पाया जाएगा वो विभाजित जरूर होगी। ठीक है, तो विभाज्य ऊतक के अंदर क्यों क्रियाशील, क्योंकि उसका केंद्रक स्पष्ट होता है। समझ गए, तो केंद्रक जो है स्पष्ट होता है, किसमें, केंद्रक स्पष्ट होता है इसमें विभाज्य ऊतक में। विभाज्य ऊतक में क्या होता है, केंद्रक स्पष्ट होता है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे जब एक वक्त, देखो मैं पेड़ बना के दिखाऊँ तुम्हारे लिए, जब तुम्हें समझ में आएगा अच्छी तरह से मैं समझाने क्या चाह रहा हूँ कि ये एक पेड़ की मान लो एक काट है, ये पेड़ की काट है, इसके ऊपर ये बाहर की सबसे बाहरी परत है और ये मतलब कई सारी परतों में विभाजित है। तो ये जब मतलब ये वृद्धि करेंगे ये वाले ऊतक, तब ये वाली परत बनेगी। जब ये वाली परत मतलब वृद्धि करेगी तब ये वाली परत बनेगी। एक वक्त ऐसा होता है कि बाहर वाली परत जो है बिल्कुल वृद्धि करना बंद कर देती, क्योंकि जब ये बिल्कुल ही क्या होता है, क्रिया करना बंद कर देते हैं, जब ये मतलब कार्य करना बंद कर देता है विभाज्य ऊतक, ये वाली क्रिया कहलाती है। तब जाकर ये सबसे बाहर वाली जो परत बनेगी
वो क्या बनती है बच्चा, ये सबसे वाली परत ये सरल स्थायी ऊतक बन जाती है, ठीक है, क्योंकि ये स्थायी ऊतक में परिवर्तित हो जाती है, मतलब ये स्थायी ऊतक बन जाती है जब क्या कहते हैं वृद्धि करना बंद कर देती है। तो सबसे अंदर वाली परत जो वृद्धि कर रही है वो किस वजह से वृद्धि कर रही है, क्योंकि उसके अंदर विभाजित होने का गुण है, सबसे ज़्यादा विभाजित होने का गुण उसी के अंदर होता है, विभाज्य ऊतक के अंदर। तो विभाज्य ऊतक आपसे पूछा जाता है कौन कौन सी जगह पाया जाता है, अगर हमसे पूछा जाए एपिडर्मिस, एपिडर्मिस सबसे वाली बाहर वाली परत जो कहलाती है ये एपिडर्मिस होती है, सबसे बाहर वाली परत एपिडर्मिस कहलाती है, एपिडर्मिस, सही है। इसके अंदर की परतें कहलाती हैं हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस, सही है। तो हाइपोडर्मिस और मिस जो है, तो सबसे बाहर वाली परत कौन सी होती है, मैंने ये बताया था एपिडर्मिस, सही है। तो एपिडर्मिस में तो ये नहीं पाया जाता है, पैरेन्काइमा ऊतक जो है, मतलब सॉरी पैरेन्काइमा की बात आ रही है, विभाज्य ऊतक बाहर वाली में नहीं पाया था, क्योंकि ये मतलब कैसी बन जाती है, छाल बन जाती है, छोटे छोटे गिरने लगती है। इसमें जो पाए जाने वाले ऊतक है वो कौन से ऊतक बन जाते हैं, स्थायी ऊतक बन जाते हैं, स्थायी ऊतक बन जाते हैं आप, क्योंकि पैरेन्काइमा ने वृद्धि करनी, सॉरी विभाज्य ऊतक ने वृद्धि करनी बंद कर दी होती है, जिस टाइम पे मतलब विभाज्य ऊतक वृद्धि करनी बंद कर देते हैं तब कौन से ऊतक बनते हैं, स्थायी ऊतक, ठीक है। तो अब स्थायी ऊतक दो प्रकार के होते हैं, स्थायी ऊतक भी दो प्रकार के होते हैं, देखिए कौन कौन से दो प्रकार के ऊतक होंगे स्थायी ऊतक, स्थायी ऊतक दो प्रकार के होते हैं, ये दो प्रकार के होंगे। नंबर एक तो है ये सरल स्थायी ऊतक, सरल स्थायी ऊतक होते हैं, और नंबर दो होता है जटिल स्थायी ऊतक, जटिल स्थायी ऊतक, ठीक है। दो प्रकार के ऊतक ये होते हैं, सरल स्थायी ऊतक और जटिल स्थायी ऊतक, ये पादप ऊतक ही हैं, तो हम भी इन्हें पढ़ेंगे। देखो सरल स्थायी ऊतक कौन से होते हैं और जटिल स्थायी ऊतक कौन से होते हैं, ठीक है, तो इनके बारे में देखेंगे। अब जो एपिडर्मिस जो मैंने परत बताई थी अभी, इसमें हम लिखना स्टार्ट करेंगे, सरल स्थायी ऊतक के बारे में लिखें जब, सरल स्थायी ऊतक के बारे में जब लिखेंगे तो इसमें लिखना स्टार्ट करेंगे कि एपिडर्मिस, एपिडर्मिस क्या है, एक परत होती है, मैं भी बताया मैंने तुम्हारी थी, कोई भी तना जो होता है, तने को देखें आप तो उसमें बहुत सारी परतें पाई जाएंगी, सबसे बाहरी परत जो होती है एपिडर्मिस होती है। एपिडर्मिस के नीचे, एपिडर्मिस के नीचे जो हाइपोडर्मिस जैसी परतें होंगी उनकी कोशिकाएं, उनकी कोशिकाओं, उनकी कोशिकाओं की कुछ परतें की कुछ परतें जिसे सरल स्थायी ऊतक कहते हैं, मतलब उसके नीचे की जो परतें होंगी वो कैसी होंगी, सरल स्थायी ऊतक कहलाती हैं, सरल स्थायी ऊतक कहलाती हैं। एपिडर्मिस के नीचे की सारी परतें पेरेंट का मतलब जो होंगी उसके अंदर कौन सी होंगी कि सरल स्थायी ऊतक कहलाती हैं। और इसके अंदर सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला अगर कोई ऊतक है, मतलब सरल स्थायी ऊतक में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला ऊतक की बात करें तो कौन सा, देखो मैं बताता हूँ, ये क्वेश्चन आया हुआ भी है कि सरल स्थायी ऊतक में सबसे अधिक पाए जाने वाला ऊतक पैरेन्काइमा होता है। कौन सा होता है, पैरेन्काइमा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हमसे कोई पूछे पादप के अंदर सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला ऊतक कौन है तो पैरेन्काइमा, ठीक है, पैरेन्काइमा होता है। ये बात वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट बना कर लिख लें, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि आगे जो हम पढ़ेंगे पैरेन्काइमा के बारे में ही पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो पैरेन्काइमा कितने प्रकार के होते हैं, तो एपिडर्मिस के नीचे पाया जाता है, ठीक है। एपिडर्मिस के नीचे पाए जाने वाले सारे ऊतक कैसे होंगे, सरल स्थायी ऊतक होंगे, और उन सरल स्थायी ऊतकों में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला जो ऊतक है वो कौन है, पैरेन्काइमा, ठीक है। तो इस पैरेन्काइमा कार्य का होता है, देखिए ये भोजन का भंडारण करता है, ये ऊतक मतलब भोजन बनाने में सहायक होता है, ये ऊतक फिर आया भोजन, भोजन भंडारण
भोजन का भंडारण करती हैं। सही है। जो मतलब पैरेंकाइमा होता है वो क्या करती हैं, भोजन का भंडारण करेंगी। ये पूरी क्वेश्चन भी आया हुआ है कि भोजन का भंडारण कौन सा ऊतक करता है, तो कौन सा है, पैरेंकाइमा। और हमसे पूछा जाए अगर कोई जटिल ऊतक, अगर सरल स्थायी ऊतक में पूछा जाए, स्थायी ऊतक में, स्थायी ऊतक जो है वो कौन सा है, तो स्थायी ऊतक में तो है भाई पैरेंकाइमा। अगर आपसे पूछा जाए कि इस सरल स्थायी ऊतक में पूछा जाए, सरल स्थायी ऊतक में कौन सा ऊतक जो भोजन का निर्माण करता है, तो पैरेंकाइमा। और जटिल स्थायी ऊतक में अगर तुमसे कहा जाए तो कौन से, जाइलम और फिलोएम। मतलब जाइलम में और फिलोएम में कौन है, फिलोएम जटिल ऊतक है जो क्या करता है, भोजन का संग्रहण करता है। ठीक है, भोजन का भंडारण करता है। और अगर स्थायी ऊतक पूछा जाए तो पैरेंकाइमा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार और मैं आपको बता दूं कि पैरेंकाइमा, इसे लिख लेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ मैं, समझ में आनी चाहिए ये, कि ऊतक कितने प्रकार बताए मैं, 2 प्रकार के ऊतक बताए मैंने भी। 2 प्रकार के ऊतक होते हैं। दो प्रकार के ऊतक होते हैं। तो पैरेंकाइमा जो ऊतक है, पैरेंकाइमा जो ऊतक होता है, कौन सा, सरल स्थायी ऊतक। मतलब जो सरल स्थायी ऊतक है, एक सरल स्थायी ऊतक जो क्या करता है, जो भोजन का भंडारण करता है। अगर तुमसे पूछा जाएगा पादपों के अंदर क्या कौन सा सरल स्थायी ऊतक है जो क्या करता है, भोजन का भंडारण करता है, तो कौन सा, पैरेंकाइमा। पैरेंकाइमा एक ऐसा ऊतक है जो भोजन का भंडारण करता है और सरल स्थायी ऊतक भी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी आगे तुम्हें बताऊंगा मैं जब आगे बढ़ेंगे तब। ठीक, अब देखें, पैरेंकाइमा ऊतक कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, पैरेंकाइमा ऊतक कई प्रकार के, नोट कर लेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, यहीं से सारे क्वेश्चन पूछे गए थे पिछली बार के जिन मतलब पैरेंकाइमा ऊतकों में देखो, जिन दिखा भी नहीं जा रहा है यार, बड़ा ड्रामा कर रहा है आज। देखो, जिन पैरेंकाइमा, जिन पैरेंकाइमा ऊतक में क्लोरोफिल पाया जाता है, जिन पैरेंकाइमा ऊतक में क्लोरोफिल पाया जाता है, उन्हें क्लोरेंकाइमा कहते हैं। क्लोरेंकाइमा। ठीक है, जो ऊतकों में क्या कहते हैं, क्लोरोफिल पाया जाएगा उन्हें कहेंगे क्लोरेंकाइमा कहते करेंगे। ये बात आप नोट करके लिख लें कि क्लोरेंकाइमा क्या करता है। अब देखो, क्लोरेंकाइमा एक प्रकार का कैसा है, पैरेंकाइमा ऊतक है। और पैरेंकाइमा क्लोरेंकाइमा तो ये क्या करता है, प्रकाश का संश्लेषण करता है। क्या करता है, प्रकाश का संश्लेषण करता है। आपसे पूछा जाए पौधों के अंदर कौन सा ऊतक है जो प्रकाश के संश्लेषण में सहायक है, तो क्लोरेंकाइमा। कौन सा है, क्लोरेंकाइमा। क्लोरेंकाइमा क्या करता है, पौधों में प्रकाश का संश्लेषण करता है। प्रकाश का संश्लेषण करता है। ठीक है, तो पैरेंकाइमा ऊतक में कौन सा है, क्लोरेंकाइमा। क्लोरेंकाइमा कैसा बना कि ये पैरेंकाइमा ऊतक का ही एक भाग है। भाई ये क्या हो गया, अगले पेज पे लेते हैं, टाइम हो गया कितना पढ़ाते। अब आगे देखेंगे, क्या समझे होंगे आप कि कौन सा ऊतक है जो प्रकाश संश्लेषण में सहायक है, तो क्लोरेंकाइमा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्लोरेंकाइमा प्रकाश के संश्लेषण में मतलब सहायक है। क्योंकि अब आपसे पूछा जाए कि कौन से ऊतक में क्लोरोफिल पाया जाता है,
तो क्लोरीन काइमा में पाया जाता है। और क्लोरोफिल को क्या कहते हैं? क्लोरोफिल को भाई, क्लोरोफिल को हरित लवक कहते हैं भैया, हरित लवक। हरित लवक इसके लिए ही कहते हैं, क्लोरोफिल के लिए। ठीक है, अब देखो और बताऊँ मैं आपके लिए नई नई बात। अब कुछ आप देखते होंगे, कुछ क्या कहते हैं, पत्तियां जो हैं, जैसे सिंघाड़ा। सिंघाड़ा आपने देखा होगा, खाए हुए खूब कितने बड़े बना है सिंघाड़ा। सिंघाड़ा जो है वो क्या होता है? पानी में तैरता है, पानी में तैरता है, तैरता है। तो जो ऐसा कौन सा ऊतक है जो पानी में तैरने के लिए सहायक है? मतलब पादपों के अंदर ऐसा कौन सा ऊतक है जो पानी में तैरने के लिए सहायक है? तो एरेनकाइमा। कौन सा? एरेनकाइमा। ये भी आप ध्यान रखेंगे, एरेनकाइमा ऐसा ऊतक है जिससे पौधों की पत्तियां क्या होती हैं? पानी में तैरती हैं। तो एक एरेनकाइमा ऊतक होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे भी लिखेंगे सब। नोट करके कॉपी पेंसिल उठा के और लिख लो, लिखने में कोई शर्म ना है। पेपर जब होएगा तो फिर तुम कंप्यूटर की स्क्रीन पर कम, दीवारों पर ज़्यादा देखोगे कि लिखा हुआ तो ना है। तो इसलिए भैया मेहनत कर लो अभी, और जितनी मेहनत कर लोगे उतने अच्छे नंबर आ जाएंगे। सही है, तो ऊतक ऊतक की जो वीडियो है मैं तुम्हें डाल रही हूँ, ये चाहे इसे तुम भाई हल्के में लो चाहे भारी में लो, मेरा काम है बस भाई एग्ज़ाम से पहले सिलेबस कंप्लीट कराना और ये यूट्यूब पर चढ़ाना, समझे। एरेनकाइमा, एरेनकाइमा ऊतक को हम लिखेंगे एरेनकाइमा क्या है? एरेनकाइमा जो ऊतक है वो क्या है? एक ऐसा ऊतक है जिससे, जिसके कारण, जिसके कारण पादपों की पत्तियां, पत्तियां या कोई भी चीज़, टहनियाँ है ना, पत्तियां क्या होता है? पानी में तैरती हैं, पानी में तैरती हैं। ये क्वेश्चन आप देख लेना कि ऐसा क्वेश्चन आएगा, किस तरह से पूछ जाए क्वेश्चन ऐसी इस निम्नलिखित में से, मतलब जो वो कौन से, जो मतलब जैसे सिंघाड़ा है, आपसे पूछ रहे सिंघाड़े में कौन सा ऊतक पाया जाता है? तो एरेनकाइमा, क्योंकि वो पानी में तैर रहा है। ठीक है, तो जिन भी पादपों के अंदर, जो भी पादप पानी में तैर रहा है तो उसके अंदर पाया जाने वाला जो टिश्यू है वो कौन सा है? एरेनकाइमा। ठीक है, एरेनकाइमा का नाम एरेनकाइमा होता है हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, ये कोई मतलब भेद नाम, पानी में तैरती हैं। ठीक है, तो एरेनकाइमा ऊतक आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट पे आएंगे अब, ये क्वेश्चन भी पूछा गया था कि पौधों में लचीलापन, पौधों का लचीलापन किसके कारण होता है? तो भाई कोलेनकाइमा एक ऊतक होता है, कोलेनकाइमा। ये अपने कौन से ऊतक पढ़ रहे हैं? अपने पढ़ रहे हैं सरल स्थायी ऊतक। सरल स्थायी ऊतक का भाग पढ़ा रहा हूँ मैं अभी। जटिल स्थायी ऊतक अलग आएंगे अभी। ठीक है, जटिल वाले अलग होते हैं, सरल वाले अलग होते हैं। अभी मैं लास्ट में एक बार और समझाऊंगा, इस चार्ट के लिए आपको समझ में आ जाएगा। कोलेनकाइमा मतलब पौधों के लचीलेपन के लिए उत्तरदायी है, ये पौधों का लचीलापन होता है इसके कारण। ठीक है, लचीलापन, लचीलापन, ये सब नमी की किताब में लिखा हुआ है, सिर्फ शर्म लग रही है पढ़ते पहले। जो हमारे सहपाठी हैं, जो भी मतलब सजेस्ट कर रहे हो, मैं जो पढ़ा रहे हो, तो दिनों से कह रहे हो कि भाई 9th की किताब उठा लो, इसमें पढ़ लो, ये सब उसके अंदर लिखे हुए हैं। कहीं मतलब मैं भगवान का भैया ना हूँ ना भाई मैं ज्ञानी पैदा हुआ। ठीक है, ये भी मैं वही नवी किताब में ही मतलब पढ़े हूँ और वहीं से पढ़ा रहे हूँ। ठीक है, तो भाई बस फर्क इतना है कि भाई कुछ बालक ठीक से पढ़ रहे हैं, कुछ ना पढ़ रहे। और नौकरी आज के दौर में लगानी आसान काम ना है। कोलेनकाइमा जो है एक ऐसा ऊतक है जिसके कारण पौधों का लचीलापन होता है, पौधे लचे जाते हैं, झुक जाते हैं। ठीक है, तो वो कैसा ऊतक है? कोलेनकाइमा। ठीक है, तो टूटते ना है, जैसे आंधी तूफान में टूटते ना झुक जाते हैं पेड़। ठीक है, तो उसमें कौन सा ऊतक होता है? कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा ऊतक की वजह से लचीलापन होता है, फ्लेक्सिबल होता है। ठीक है, आगे देखेंगे कौन सा ऊतक। अब 3 ऊतक पढ़ा चुका है और लास्ट में मैं आपको सब बताऊंगा एक बार और कि पेरेन्काइमा, पेरेन्काइमा एपिडर्मिस के नीचे पाया जाने वाला सर्वाधिक सरल स्थायी ऊतक है। पेरेन्काइमा क्या करता है? पेरेन्काइमा की बात करें तो भोजन का संग्रहण करता है। अगर आपसे पूछे कि ऐसा कौन सा सरल स्थायी ऊतक है जो भोजन का संग्रहण करता है पादपों के अंदर, तो वो कौन है? पेरेन्काइमा। और पेरेन्काइमा अगर क्लोरोफिल पाया जाए तो क्लोरेनकाइमा बन जाता है। क्लोरेनकाइमा क्या करता है? क्लोरेनकाइमा पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए सहायक है। अगर आपसे पूछा जाए भाई क्लोरेनकाइमा किसके काम आता है? क्लोरेनकाइमा उसके काम आता है मतलब लचीलेपन के लिए। एरेनकाइमा पूछा जाए तो एरेनकाइमा किसके काम आता है? जिससे मतलब पौधे किस में तैर रहे हैं? पानी में तैर रहे हैं। ठीक है, अब एक और ऊतक आपसे पूछा गया था और बहुत सारे भैया
इसको मतलब छोड़ के भी आए होंगे पिछले एग्जाम में। तो ये क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ मैं कि पौधों का कठोरपन किस कारण होता है। पौधों का कठोर होना कौन से उत्तक कारण होता है। ये इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे उत्तक इंपॉर्टेंट है, कोई ज़्यादा उत्तक नहीं है और यहीं से ही पूछे जाते हैं। तो इसमें पौधों का कठोर होना होता है भाई स्क्लेरन काइमा, स्क्लेरन काइमा, स्क्लेरन काइमा, स्क्लेरन काइमा। तो एक स्क्लेरन काइमा एक ऐसा होता है जिसके कारण पौधों का भाग क्या होता है, कठोर पड़ जाता है। ये एक ऐसा होता है जिसमें पैरेनकाइमा ऊतक मर जाता है। ठीक है, जब पैरेनकाइमा ऊतक मरने लगते हैं, वृद्धि रुक जाती है एक वक्त, तो वो क्या हो जाते हैं, मृत ऊतक भी होते हैं। ठीक है, एक प्रकार के मृत ऊतक हैं। ठीक है, तो स्क्लेरनकाइमा के कारण क्या होता है कि पौधों का कठोर होना है, पौधे कठोर होते हैं। जैसे नारियल, ठीक है, नारियल, अखरोट, बादाम, इनके सारे के सारे जो आवरण कैसे होते हैं, बहुत कठोर होते हैं। और उसमें कौन सा ऊतक पाया जा रहा है भैया, स्क्लेरन काइमा। ठीक है, स्क्लेरन काइमा रट दो इसे, इतनी बात कर लें। आगे देखेंगे भाई नया कुछ। अब इन ऊतक की जो कोशिकाएं हैं, ये कोशिका भित्ति क्यों मोटी होती है। अगर हमसे पूछा जाए कि नारियल की कोशिका भित्ति क्यों मोटी होती है, तो नारियल की, जैसे मान लो जाओ ये इस ऊतक की, कौन से ऊतक की, स्क्लेरन काइमा, स्क्लेरन काइमा की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, लिग्निन, एक लिग्निन नाम का पदार्थ है भाई, तो लिग्निन नाम की बनी हुई है। ठीक है, लिग्निन की बनी होती है स्क्लेरन काइमा की कोशिका भित्ति। आगे देखेंगे भाई नए पेज पे। चल मुसाफिर चल कहीं। वह कोशिकाओं की सबसे बाहरी परत एपिडर्मिस है। ठीक है, अगर कोशिकाओं की आपसे पूछा जाए क्या कहते हैं कि पेड़ है ये, और पेड़ की जो बाहरी परत है वो कौन सी है, एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस। ये इनके अंदर जो बनने वाले सारे के सारे कौन है, इस वाली बाहर की को छोड़ के अंदर सब में क्या पाया जाता है, पैरेनकाइमा पाया जाता है। ठीक है, तो एपिडर्मिस से ढकी होती हैं। अब एपिडर्मिस में से भाई एक मतलब पदार्थ सा निकलता है जिसे हम गोंद कहते हैं, गोंद। ठीक है, गोंद आप देखे होंगे पेड़ों पे, मतलब नीम के पेड़ों पे भी निकलती है, सब पे निकलती है गोंद, सभी पेड़ों पे। तो कौन सा पदार्थ होता है, तो एपिडर्मिस जो है एक पदार्थ का स्त्राव करता है जिसका नाम है एपिडर्मल। क्या, एपिडर्मल। तो एपिडर्मिस अपने जो मतलब जो खुद पेड़ है उसकी सुरक्षा के लिए, उसके आवरण की सुरक्षा के लिए एक पदार्थ का स्त्राव करता रहता, छोड़ता रहता हर एक पेड़। एपिडर्मिस से निकलने वाला पदार्थ को क्या कहते हैं, एपिडर्मल। ठीक है, तो एपिडर्मिस से निकलने वाला तरल पदार्थ क्या कहलाता है, एपिडर्मल। क्या है, एपिडर्मल कहलाता है। तो भाई ये मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो अब देखो एपिडर्मल मतलब समझ गए होंगे अब आप, सही है। तो एपिडर्मल क्या करता है कि ये जो है बाहर से आने वाले आघात, कीटाणु विटाणु, कवक वबक से बचाव करता है पेड़ों का। ठीक है, क्योंकि पेड़ सड़ेगा लेना। ठीक है, तो एपिडर्मल का कार्य ये होता है। अब देखो मतलब जो मरुस्थल में पौधे पाए जाते हैं उनकी जो एपिडर्मिस है सबसे ज़्यादा मोटी होती है। मरुस्थलीय पौधों की एपिडर्मल मोटी हो जाती है, जिससे जो पानी है, जो जल है, उसके अंदर जल का ज़्यादा दोहन ना हो। ठीक है, जल बार बार बाहर ना निकले, पानी को बचाव करे, तो उनकी एपिडर्मल मोटी हो जाती है। ठीक है, तो ये बात पॉइंट आउट कर लिख लेंगे। ठीक है, आगे देखेंगे। अब पत्ती जो होती है, पत्ती कैसे बाष्पोत्सर्जन कर देती है। मान लो पत्ती है, ये भाई वाह, ये बन गई पत्ती। ये पत्ती के अंदर जो मतलब एपिडर्मिस होती है, पत्ती मतलब सभी भी जितने भी मतलब क्या कहते हैं पौधे हैं, उनमें एपिडर्मिस जरूर पाई जाएगी। और एपिडर्मिस के अंदर, एपिडर्मिस है इसके अंदर, और एपिडर्मिस के अंदर क्या होता है, एक छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें कहते हैं हम स्टेमेटा। क्या कहते हैं, स्टेमेटा। एक स्टेमेटा पाया जाता है पदार्थों के अंदर,
तो स्टेमेटा क्या करता है, स्टेमेटा के द्वारा ही बाष्पोत्सर्जन क्रिया होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आप लिख लेंगे क्या कौन सा ऐसे कौन सी मतलब आ जाएगा, मतलब कौन सा ऊतक है, कुछ भी लिखा आ जाए, है ना। तो कौन ऐसा लिखा आएगा, स्टेमेटा क्या करता है, स्टेमेटा, मैं लिख दे रहा हूँ स्टेमेटा, स्टेमेटा बाष्पोत्सर्जन, बाष्पोत्सर्जन, बाष्पोत्सर्जन के लिए उत्तरदायी है। कहाँ पाया जाता है, अगर पूछे स्टीमेटा कहाँ पाया जाता है तो सिर्फ पत्तियों में पाया जाता है, कभी जड़ों में लगा दो, ठीक है, सिर्फ पत्तियों में पाया जाएगा। और ये किसके लिए उत्तरदायी है, बाष्पोत्सर्जन के लिए। बाष्पोत्सर्जन किसके द्वारा संभव होता है, स्टेमेटा के लिए, सही है। स्टेमेटा के लिए जड़ों की कोई एपिडर्मल कोशिका पानी को सोखने का कार्य करती हैं। अगर आपसे पूछा जड़ों की जो एपिडर्मल है किस काम करेंगे, पानी को सोखेंगे, क्योंकि पानी कहाँ से जाएगा, पत्तियों पर थोड़ा ना जाएगा, जमीन में से जाएगा। और जमीन में से पानी सोखना काम कौन करेगा, जो जड़ें होंगी, रूट्स जिसे हम कहते हैं रूट्स, ये रूट्स जो होंगी जड़ें, इनकी जो एपिडर्मल होगी, जड़ों की एपिडर्मल पानी को सोखना कार्य करती है, पानी को सोखने का कार्य करती हैं, सोखने का कार्य करती हैं। आई होप समझ में आ रहा होगा इतना। तो मतलब अगर हमसे पूछे पादप को मतलब पत्तियों के अंदर क्या पाया जाता है, स्ट्रीमेटा, वो क्या करता है, बाष्पोत्सर्जन, ठीक है। और जड़ों की एपिडर्मल क्या करती है, पानी को सोखने का काम करती है। और तने की एपिडर्मल क्या काम करती है, एपिडर्मल जो पदार्थ है उसका वो क्या काम करेगा, वो करेगा भाई बाह्य आघातों से उसकी रक्षा, ठीक है। आगे देखेंगे मरुस्थलीय पौधों का जो एपिडर्मिस है, देखो क्या कहते हैं, बताया था मैंने कि स्करण कायमा का जो एपिडर्मिस है वो किसका बना हुआ है, लिग्निन का, है ना। और मरुस्थलीय पौधे, मरुस्थलीय पौधे का, मरुस्थलीय मरुस्थलीय पौधे का एपिडर्मिस, मरुस्थलीय पौधे का एपिडर्मिस क्यूटीन का बना होता है, क्यूटीन, एक क्यूटीन नाम का पदार्थ होता है, क्यूटीन का बना होता है। अब मरुस्थलीय पौधे कौन से होंगे भाई, होता है मरुस्थलीय पौधे होते हैं भैया जो मरुस्थल में पाए जाएंगे, रेत में पाए जाने वाले, राजस्थान में पाए जाने वाले, राजस्थान में पाए जाने वाले वनस्पति जो इनके अंदर जो एपिडर्मिस है किसका बना होगा, क्यूटीन का बना हुआ होगा। और नारी आदि किसका बने होते हैं, वो लिग्निन के बने होते हैं, सही है। हम पढ़ेंगे जटिल स्थायी ऊतक, जटिल स्थायी ऊतक, ये दो होंगे भाई, मतलब एक प्रकार का ये ऊतक क्या करते हैं, एक प्रकार का तंत्र का कार्य करते हैं, मतलब इसमें दो होते हैं, जाइलम और फ्लोएम, बस इतना याद रखो, इसमें ज़्यादा याद रखने की जरूरत ना है, इसमें जाइलम और फ्लोएम याद रखो बस, जाइलम और फ्लोएम, और फ्लोएम, ठीक है। जाइलम फ्लोएम किस प्रकार के ऊतक हैं, वो जटिल स्थायी ऊतक है, ठीक है। कैसे ऊतक हैं, जटिल स्थायी ऊतक, या जाइलम और फ्लोएम का एक नाम और भी है, जैसे गाँव में दो तीन तीन नाम हुए हैं, ऐसे इनके भैया के और भी नाम है। तो इनका नाम है जटिल स्थायी, सॉरी इनका नाम दूसरा नाम आता है जाइलम और फ्लोएम, फ्लोएम का को संवहन ऊतक भी कहते हैं, क्या कहते हैं, संवहन ऊतक, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए निम्नलिखित में से कौन संवहन ऊतक है, तो कौन से, जाइलम और फ्लोएम संवहन ऊतक भी कहते हैं। देखो जाइलम मानी जा और ला जल, जा ला जल, जा ला जल, जाइलम मानी जल, और जल को ले जाना कार्य कौन करता है, जाइलम, जल को ऊपर ले जाने का कार्य है, ऊपर ले जाने का कार्य कौन करेगा, जाइलम, जाइलम, ठीक है, जाला जल, जल को ऊपर ले जाने का कार्य कौन करेगा, जाइलम। और फिलोयम मतलब फल, जो मतलब भोजन बनाएगा, जो फल मिलेगा उसे लाने का कार्य कौन करता है, फिलोयम, फिलोयम क्या करता है, फिलोयम का कार्य है, क्या कहते हैं, भोजन को ऊपर से नीचे लाना, ठीक है। तो जाइलम क्या करता है, जल को ऊपर ले जाना, फिलोयम का मतलब खाने को, भोजन को जड़ों तक पहुंचाना, ठीक है। तो ये हो गए पादप ऊतक, सही है। ये दोनों क्या है, पादप ऊतक। देखो मैं शुरू से एक बार चार्ट बनाकर आपको समझाता हूँ कि कैसे कैसे मैंने पढ़ाया था ये अभी, ठीक है, और तुम भी इसी को देख के समझ जाओगे। मेरे सनम, मेरे हमदम,
चाहता हूँ। देखो भाई, हम पढ़ेंगे जैसे दो प्रकार के ऊतक मैंने बताए थे, पादप ऊतक और जंतु ऊतक। पादप ऊतक, बकरी देखो कितनी मजे ले रही है। पादप ऊतक दो प्रकार के मैंने बताए थे। एक तो था विभाज्योतक, 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 विभाज्योतक या वृद्धि ऊतक। वृद्धि ऊतक वहाँ पाया जाएगा जो भाग पादप के, पौधों के, मानी पौधों के, पेड़ के जो भाग वृद्धि करेंगे वहाँ पाए जाने वाले ऊतक कौन से होते हैं? विभाज्य ऊतक कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? जड़ों में पाए जाते हैं, प्रौढ़ों में पाए जाते हैं, शीर्षस्थ पर पाए जाते हैं। ठीक है। आगे मैंने दूसरा बताया था मेरे भाई, ये दूसरा मैंने बताया था स्थायी ऊतक। स्थायी ऊतक, स्थायी ऊतक कब बनते हैं? जब विभाज्य ऊतक वृद्धि करनी बंद कर देते हैं। जब वृद्धि करनी बंद कर देंगे तो वो कैसे हो जाएंगे? स्थायी अवस्था में आ जाएंगे, मतलब रुक जाएंगे। अब स्थायी ऊतक क्या होते हैं भाई? स्थायी ऊतक भी दो प्रकार के होते हैं। ठीक है। स्थायी ऊतक दो प्रकार के हो गए, सरल स्थायी ऊतक, सरल स्थायी ऊतक, सरल स्थायी ऊतक, सरल स्थायी ऊतक। और दूसरा कौन सा होएगा? जटिल स्थायी ऊतक। कौन सा? जटिल स्थायी ऊतक। सही है। तो दो प्रकार के हो गए। अब मैंने इसमें पढ़ाया था सरल स्थायी ऊतक में, सरल स्थायी ऊतक में पढ़ाया था मैंने अभी। सरल स्थायी ऊतक में बताया था क्या कि पैरेन्काइमा, इसके अंदर पैरेन्काइमा सबसे ज़्यादा पाया जाता है। और पैरेन्काइमा के अलग अलग रूप है, कौन से? क्लोरेन्काइमा, एरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है। कितने सारे नाम हो गए इनके, या इधर वैसे ही मैच याद है तो मैं याद होना चाहिए। और कौन से कार्य काम है या। अब जो सरल स्थायी ऊतक दो प्रकार के हो गए थे। सरल स्थायी ऊतक में कौन कौन से थे? पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा देखिए मैं बता, जटिल स्थायी ऊतक में अगर तुमसे कहे कि भोजन बनाने का कार्य कौन करता है तो कौन है? फ्लोएम। फ्लोएम बनाता है जटिल स्थायी ऊतक में। जटिल स्थायी ऊतक में खाना कौन बनाता है? जटिल स्थायी ऊतक में भोजन कौन बनाएगा? जटिल स्थायी ऊतक में भोजन बनाएगा। ये दोनों अलग अलग बातें, गौर लगा के सुनो, ध्यान से सुनो। जटिल स्थायी ऊतक में भोजन बनाता है फ्लोएम, फ्लोएम बनाते हैं भोजन। और सरल स्थायी ऊतक में कौन बनाता है? पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। देखिए कल मैं आपको पढ़ाऊंगा जंतु ऊतक। ठीक है। आज हमने टोटल भुगताया है पादप ऊतक, और दूसरे में बताऊंगा मैं कल, और ज़रूर डालूँ कल क्लास, मिस ना करें आप इसे भी। और बहुत ध्यान से इसको लिखना भाई अपनी कॉपी में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ग्रुप डी के एग्ज़ाम के लिए। और हाल ही में मतलब ICAR एक एग्ज़ाम है, उसमें भी ये कम्प्लीटली वीडियो है। एक एग्ज़ाम हो रहा है ICAR, अभी हाल ही में इसकी मतलब वैकेंसी निकली थी और उसमें फॉर्म भी फिलअप किए थे बच्चों ने, तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। ICAR में भी आप इसमें इन बच्चों का ICAR का एग्जाम हो वो भी से देख सकते हैं। कम्प्लीटली वीडियो है ऊतक के लिए। पादप ऊतक में इससे बाहर आपको कुछ नहीं जाएगा। पादप ऊतक। ठीक है। अगर आप बाहर आए हैं तो वीडियो को डिलीट कर दूंगा मैं उसी दिन। ठीक है। तो आप इसे देखें गौर के साथ। और भाई साहब वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है। और कमेंट बॉक्स में कोई भी कमी हो वीडियो के अंदर तो ज़रूर लिखें कि आपने ऐसा ना ठीक ना पढ़ाया, ये जगह ठीक ना है। ठीक है। और जबकि मैं सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स से पढ़ा हुआ हूँ, बायोलॉजी मेरे पर नहीं है, जब भी बायोलॉजी पढ़ाने का प्रयत्न कर रहा हूँ आपके लिए। तो भाई वीडियो करते हैं इतना ही। ठीक है। बाय, टाटा।